हेलो एवरीवन। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो एग्जीक्यूशन का पार्ट टू डिस्कस करने जा रहे हैं। एग्जीक्यूशन का पार्ट वन मैंने बना रखा है और एक अलग से टॉपिक मैंने बना रखा है रेजिस्टेंस ऑफ एग्जीक्यूशन, उसकी भी वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है। तो बेसिकली ये पार्ट टू है जिसके अंदर मैं दो सेक्शंस को डिस्कस करूंगा, सेक्शन नंबर 36 और 37। देखिए, एग्जीक्यूशन का जो चैप्टर है बेसिकली ये पार्ट टू के अंदर है सीपीसी के। पहली चीज ये समझिए पूरी तरीके से एग्जॉस्टिव है। तो अगर आपसे ये कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय एग्जॉस्टिव, अब ये मैंने वर्ड बोल दिया, मतलब इसका ये है कि जो सिविल का एग्जीक्यूशन है, जो सिविल प्रोसीडिंग्स के लिए एग्जीक्यूशन होगी, डिक्री एग्जीक्यूट होगी, वो उसके लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। यही पार्ट टू के अंदर आपको सारी की सारी एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स दिखेंगी और किसी बेयर एक्ट के अंदर और कोई भी एग्जीक्यूशन से डील नहीं करेगा। यही वो सेक्शंस हैं जो एग्जीक्यूशन से डील करेंगे। एग्जॉस्टिव है, एग्जॉस्ट कर दिया कि एग्जीक्यूशन के लिए आपको यहां आना है, इन सेक्शंस में आना है, आपको कहीं और नहीं जाना सिविल के लिए, सिविल केसेस में। अब पॉइंट ये है कि सबसे पहले तो ये एग्जॉस्टिव है। और अब आप ये समझ लीजिए एक बेसिक आइडिया, फिर भी जो मेरे नए व्यूअर्स हैं उन्हें मैं एक नया आइडिया, एक बेसिक सा आइडिया दे देता हूं कि देखिए एग्जीक्यूशन का मतलब क्या होता है कि आपने डिक्री थी, आपकी आपके फेवर में आ गई, दो पार्टीज थी, उनके बीच में प्रॉपर्टी को लेके एक डिस्प्यूट चल रहा था। कोर्ट ने जिसके भी फेवर में दिया वो डिक्री होल्डर है और जिसके अगेंस्ट दिया वो जजमेंट डेटर है। जो डिक्री होल्डर है वो, अब मान के चलिए प्रॉपर्टी अभी भी दूसरे के पोजेशन में है, ठीक है, मगर वो सूट जीत गया है, डिक्री उसके हाथ में, तो वो एक एप्लीकेशन लगाता है, एप्लीकेशन लगाता है किसकी, एग्जीक्यूशन की, कि वो जो पोजेशन है वो मुझे दिया जाए, ठीक है, उसका एग्जीक्यूशन मेरे फेवर में किया जाए। पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब डिक्री आने से लेके, डिक्री आ गई आपकी, डिक्री आ गई आपके फेवर में, उससे लेके आपके पास 12 इयर्स तक का लिमिटेशन पीरियड होता है। कितने साल का? 12 इयर्स का लिमिटेशन पीरियड होता है। 12 साल के अंदर अंदर आपको एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन लगानी है कोर्ट के अंदर, और कोर्ट के अंदर अगर आपने 12 साल के अंदर नहीं लगाई तो आप लिमिटेशन से बाहर फिर नहीं लगा सकते आप। पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, अच्छा जी, ये वाली बात हो गई। ठीक है, अब हम यहां से शुरू करते हैं। मैं दो सेक्शंस को डिस्कस करने के लिए बेसिकली आया हूं इस पार्ट टू में, जिसका नाम है सेक्शन नंबर 36 और 37। देखिए, सेक्शन नंबर 36 बेसिकली क्या करता है, एप्लीकेशन टू ऑर्डर्स। ये बात कहता है जैसे हम डिक्री को एग्जीक्यूट कर सकते हैं वैसे ही हम ऑर्डर्स को भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे डिक्री को एग्जीक्यूट कर सकते हैं वैसे ही ऑर्डर्स को भी एग्जीक्यूट किया जा सकता है। ठीक है, हमारे लिए यहां पे तीन क्वेश्चन, या मैं कहूं बेसिकली दो क्वेश्चन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज है वेयर विल ही फाइल द एप्लीकेशन। अब कोई बंदा है, मान के चलिए ए को एक डिक्री मिल गई 50 लाख की बी के अगेंस्ट, ठीक है, अब वो एप्लीकेशन लगाएगा ना एग्जीक्यूशन की, वो उसके पास 50 लाख रुपए की डिक्री है कि मेरे फेवर में आ गया, 50 लाख रुपए देने हैं बी को, ठीक है, मुझे देने हैं। अब वो एक एप्लीकेशन लगाएगा, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये आता है वेयर टू फाइल। अब वो एप्लीकेशन कहां पे लगाएगा? सेक्शन नंबर 36 ने तो हमें एक जनरल आइडिया दे दिया। सेक्शन नंबर 36 एक जनरल आइडिया दे रहा है कि जैसे आप डिक्री को एग्जीक्यूट करा सकते हैं ऐसे ही आप किसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं, ऑर्डर्स को भी, जो ऑर्डर्स कोर्ट बीच में पास करता है। ठीक है, अब आती है सेक्शन नंबर 37 की बात। जो 37 है वो यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करता है और यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले। एक बार मैं 36 फिर भी आपके लिए रीड कर देता हूं। एप्लीकेशन टू ऑर्डर्स, द प्रोविजन ऑफ दिस कोड रिलेटिंग टू एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, ठीक है, और यहां इंक्लूडिंग द प्रोविजन अंडर द, अब क्या लिखा है, रिलेटिंग टू द पेमेंट अंडर अ डिक्री shall as far as be applicable deemed to apply execution of orders। तो मैंने यही सेम बात कही आपसे, जैसे हम डिक्री को एग्जीक्यूट करा सकते हैं ऐसे ही हम ऑर्डर को भी एग्जीक्यूट करा सकते हैं। मगर हमारा मेन जो क्वेश्चन आता है और जो मेन क्वेश्चन का रिप्लाई आएगा वो हमारा रिप्लाई आता है सेक्शन नंबर 37 के अंदर। सेक्शन नंबर 37 जो है हमारा मेनली डील करता है कि भाई कौन होगा वो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट, कौन सा कोर्ट होगा जिसके अंदर डिक्री होल्डर, जिसके पास डिक्री है, वो अपनी एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन लगाएगा कि सर मेरे फेवर में अगर 50 लाख रुपए की डिक्री आई है तो मुझे दिलवा भी तो दीजिए। इसी को ही एग्जीक्यूशन बोलते हैं। तो हमेशा याद रखिए, जिस कोर्ट ने डिक्री पास करी है, पॉइंट समझ लीजिए, जिस कोर्ट ने डिक्री पास करी है उसी के पास एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन लगाई जाती है, वो ही एग्जीक्यूटिंग कोर्ट होता है। पॉइंट समझे आप? जिस कोर्ट ने डिक्री पास करी, ठीक है, जिस कोर्ट ने डिक्री पास करी वही कोर्ट के पास आपको एप्लीकेशन लगानी है, तो वही आपका एग्जीक्यूटिंग कोर्ट होता है। तो सेक्शन नंबर 37 को एक बार रीड कर लेते हैं।
डेफिनेशन ऑफ कोर्ट विच पास द डिक्री, जिस कोर्ट ने डिक्री पास करी, ठीक है। द एक्सप्रेशन कोर्ट विच पास द डिक्री और द वर्ड दैट अफेक्ट शैल इन रिलेशन टू द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री अनलेस देयर इज एनीथिंग रिपग्नेंट इन द सब्जेक्ट टू द कॉन्सेप्ट बी डीम टू इंक्लूड। अब कौन सा कोर्ट होगा जो डीम टू इंक्लूड होगा, कौन कौन से? वेयर द डिक्री इज टू बी एग्जीक्यूटेड हैज बीन पास्ड इन एक्सरसाइज ऑफ एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस। जरा ध्यान से सुनिए, डिक्री कोर्ट, मैंने आपसे क्या कहा, एग्जीक्यूटिंग कोर्ट कौन सा होगा, जहां से डिक्री पास हुई है तो वो डिक्री कोर्ट, वो ही एग्जीक्यूटिंग कोर्ट बनेगा। तो ये बात कह रहे हैं आपके लिए कि आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा आपका एग्जीक्यूटिंग कोर्ट है फर्स्ट इंस्टेंस में। तो ये बात कह रहे हैं भले ही आपकी डिक्री एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन से डिसाइड होकर आ रही हो, मगर आपका एग्जीक्यूटिंग कोर्ट कौन सा रहेगा, फर्स्ट इंस्टेंस वाला, जहां पे आपकी डिक्री आई थी पहली बार, जहां से आपको पहली बार डिक्री मिली थी, वो ही आपका क्या रहेगा, कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस। आई थिंक आपको पॉइंट समझ में आया होगा, पहला। दूसरा कह रहे हैं वेयर द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस हैज सीज्ड टू एग्जिस्ट और to have jurisdiction to execute the court if the suit wherein the decree was passed was instituted at the time of making the application from the execution of the decree would have jurisdiction to try this suit। समझने की बात है, मान के चलिए आपका जो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस है अब वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, मान के चलिए बाढ़ आ गई या कुछ भी ऐसी चीज आ गई, फ्लड आ गया, कुछ भी ऐसी चीज आई जिसकी वजह से पूरा का पूरा कोर्ट भाई अब नहीं एग्जिस्ट करता, कोई भी रीजन की वजह से सीज टू एग्जिस्ट है, अब वो कोर्ट नहीं है जिसने आपकी डिक्री पास करी थी। अब आप एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन लगाएंगे किस कोर्ट में, अब मान के चलिए उसकी जगह दूसरा कोर्ट है जहां पे आपको एप्लीकेशन लगानी है, मगर आपकी जुरिसडिक्शन आपको चेक करनी है क्या उस कोर्ट की जुरिसडिक्शन है या नहीं कि एग्जीक्यूट कर दे। तो उसकी एग्जीक्यूशन की पावर हम ऐसे चेक करते हैं कि अगर हमने सेम ये जो हमारा सूट था, अगर हम फर्स्ट इंस्टेंस में जब पहली बार हमने सूट उस कोर्ट में लगाया था जो आज एग्जिस्ट नहीं करता, तो आज अगर इस कोर्ट में लगाए जो एग्जिस्ट करता है, तो क्या ये इस सूट को डिसाइड करके डिक्री पास कर सकता था, इसकी ये जुरिसडिक्शन है, ठीक है। अगर ये इसकी जुरिसडिक्शन है कि हां, अगर ये क्या कर सकता है, इसकी ये जुरिसडिक्शन है कि ये डिक्री को पास कर सकता है, ये डिक्री कोर्ट बन सकता है, तो ये एग्जीक्यूटिंग कोर्ट भी बन जाएगा और आपकी डिक्री को एग्जीक्यूट कर देगा अगर वो सीज टू एग्जिस्ट हो गया है, वो एग्जिस्ट नहीं करता पहला वाला। तो दूसरा वाला जो कोर्ट है अब जिसकी जुरिसडिक्शन है, उससे हम ये चेक करेंगे क्या इसकी आज ये जुरिसडिक्शन बनती है कि अगर हमने पहली बार जो केस उस कोर्ट में लगाया था, अगर आप आज इस कोर्ट में लगा दे, ठीक है, तो क्या ये डिक्री पास कर सकता है। तो देखिए इसमें लाइन लिख के, द सूट वेयरिंग द डिक्री वाज पास्ड वाज इंस्टीट्यूटेड एट द टाइम ऑफ मेकिंग द एप्लीकेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव वुड हैव द जुरिसडिक्शन टू ट्राई द सूट। अगर ये ट्रायल चला सकता है उस सूट का, तो क्या कर सकता है, एग्जीक्यूट भी कर सकता है, बहुत सिंपल वर्ड्स में। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब आती है आपकी एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन को सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए, रेड विथ सेक्शन नंबर 16 क्लॉज 1। 16 क्लॉज 1 बात करता है वेयर द प्रॉपर्टी सिचुएट, वहां पे जुरिसडिक्शन रहती है। मैं आपको सबसे पहले सेक्शन इसकी एक्सप्लेनेशन समझाता हूं, सेक्शन नंबर हमारे 37 की बेसिक सी एक्सप्लेनेशन है इसकी। मान के चलिए ये कोर्ट है एक, है ना, एक कोर्ट है, एक कोर्ट ने जब डिक्री पास करी तो उसकी जुरिसडिक्शन थी और वो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट भी बन सकता था क्योंकि वो डिक्री कोर्ट है, वो डिक्री कोर्ट है, पॉइंट की बात है। अब वो कॉम्पिटेंट था उस टाइम, मगर जब उसके एग्जीक्यूशन की बारी आई, ठीक है, तो जिस एरिया में आपकी प्रॉपर्टी आ रही थी, अब उस एरिया टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन अब उस कोर्ट की नहीं है जिस कोर्ट ने डिक्री पास करी थी। जो आपका डिक्री कोर्ट था पहले तो उसके ही एरिया जुरिसडिक्शन के अंदर आ रही थी, ठीक है, मगर अब जो है वो दूसरे एरिया जुरिसडिक्शन के अंदर आ रही है, फिर उसकी टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन जो है वो बढ़ गई है। पॉइंट समझ रहे हैं आप, दूसरे कोर्ट की जुरिसडिक्शन में आ रहा है अब आपका मैटर, और आपका एग्जीक्यूटिंग कोर्ट अब दूसरा कोर्ट बन रहा है। तो ये वाला एक्सप्लेनेशन ये बात कह रहे हैं, क्या जो पहला वाला कोर्ट है जिसने डिक्री पास करी है, क्या वो अपनी पावर को लूज कर देगा एग्जीक्यूशन की? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पहले जो डिक्री कोर्ट था अगर उसने डिक्री पास करी तो प्रॉपर्टी पहले वहां सिचुएट करती थी, प्रॉपर्टी पहले वहां सिचुएट करती, तो अब भी एग्जीक्यूशन की पावर उसकी भी है और इसकी भी है। इसकी तो है ही क्योंकि इसकी टेरिटोरियल एरिया जुरिसडिक्शन में आ गई है प्रॉपर्टी, मगर अब जो उसकी पहले टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन थी अब उसके एरिया में तो नहीं है, अब इस दूसरे कोर्ट के एरिया जुरिसडिक्शन में है क्योंकि दूसरे कोर्ट का जुरिसडिक्शन बढ़ा दिया है ना। तो अब जब जो डिक्री कोर्ट है, ठीक है, क्या वो अब ट्राई कर अब क्या वो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, वो अपनी लूज नहीं करता वो पावर। अब जरा जुरिसडिक्शन जरा देखते हैं, इसको एक्सप्लेन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन, द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस डज नॉट सीज टू हैव द जुरिसडिक्शन टू एग्जीक्यूट अ डिक्री merely on the ground that after the institution of suit, ये तो इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट से ही बोल रहे हैं,
जिस दिन आपने इंस्टीट्यूट करा सूट, ठीक है, सूट वेयर इन द डिक्री वॉज पास्ड, ठीक है, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, जिसने डिक्री पास करी, जिस कोर्ट ने आपकी डिक्री पास करी है, ठीक है। और क्या लिखा है, और आफ्टर पासिंग द डिक्री एनी एरिया को ब्रैकेट में लिख के आप लिखिए टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट टू द जुरिस्डिक्शन ऑफ एनी अदर कोर्ट। डिक्री कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में थी वो प्रॉपर्टी, अब वो उसकी जुरिस्डिक्शन में नहीं है, वो दूसरे कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आ रही है, क्योंकि वो ट्रांसफर कर, वो एरिया को बढ़ा दिया गया है दूसरे कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में। तो अब यहां पे सवाल क्या आ रहा है, बट इन एवरी सच केस such other court shall also have the jurisdiction to execute the decree if at the time of making the application। वही वाली बात आ गई, अभी मैं समझाता हूं। तो पहली चीज आप ये समझ लीजिए, अगर वो डिक्री कोर्ट की इंस्टीट्यूट, जब उसने सूट इंस्टीट्यूट करा था तो डिक्री उसके एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन में आ रही थी, प्रॉपर्टी सिचुएट कर रही थी, तो उसने डिक्री भी पास कर दी। आज जब वो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट बनने जा रहा है तो वो जो प्रॉपर्टी है वो दूसरे एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन के कोर्ट में आ रही है, ठीक है। तो क्या, हाँ, उसकी भी रहेगी जुरिस्डिक्शन, इसकी भी रहेगी, मगर इस वो पुराने वाले कोर्ट की तो रहेगी, भले ही उसकी टेरिटोरियल एरिया जुरिस्डिक्शन में नहीं है, मगर ये जो दूसरा वाला कोर्ट है जिसकी आज है, उसके लिए हम ये चेक करेंगे, जो मैंने पिछले वाले, जो मैंने बी में बात समझाई थी आपको, क्या कि अगर आज जैसे वहां पे हमने पहले वाले कोर्ट के अंदर सूट फाइल किया था, अगर हम आज इस कोर्ट के अंदर सूट फाइल करते हैं, उस टाइम पे अगर ये, आज भी छोड़ो, अगर उस टाइम पे हम ये सूट फाइल करते इस कोर्ट के अंदर, तो क्या ये हमारा, मेरे सूट को ट्राई कर सकता था और डिग्री पास कर सकता था? अगर ये कर सकता था तो इसकी भी है, उसकी तो है ही पुराने वाले की, वो अपनी पावर लूज नहीं करेगा एग्जीक्यूटिंग कोर्ट बनने की, इसकी भी है, मगर इसके लिए हमने कंडीशन लगा दी, अगर ये उस टाइम पे ट्राई कर सकता था इसी सेम सूट को, तो आज ये एग्जीक्यूटिंग कोर्ट भी बन सकता है, अगर ये डिग्री कोर्ट बन सकता था तो। पॉइंट समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो ये है हमारा सेक्शन नंबर 36 और सेक्शन नंबर 37। बेसिकली सेक्शन नंबर 36 और 37 जो है बेसिकली हमें ये बताता है कि जो डिक्री कोर्ट है वो ही, और पहली नंबर पे सेक्शन नंबर 36 ने क्या कहा, वही सेम बात कि आप जैसे डिक्री को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ऑर्डर्स को भी एग्जीक्यूट करा सकते हैं, और वही बात सेक्शन नंबर 37 ने ये बात को कैरी फॉरवर्ड करते हुए कहा, जो डिक्री कोर्ट है, जो बेसिकली डिक्री कोर्ट है, हमें ये तो पता लगाना है ना हमारा एग्जीक्यूटिंग कोर्ट, क्योंकि वही है फर्स्ट इंस्टेंस वाला जो डिक्री कोर्ट है, ठीक है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि सर एक बात बताइए कि जरूरी थोड़ी ना है वो डिक्री कोर्ट ही हो, या फिर उसकी जुरिस्डिक्शन ही नहीं बैठ पा रही है, प्रॉपर्टी की वर्थ ऐसी है, मान के चलो उसने भले ही डिक्री कोर्ट हो गया मगर एग्जीक्यूटिंग कोर्ट नहीं बन पा रहा, तो मैं ये कह रहा हूं सबसे पहले जो आप एप्लीकेशन लगाएंगे वो आप अपने उसी कोर्ट में लगाएंगे जिसने डिक्री पास करी है, वही एग्जीक्यूटिंग कोर्ट होगा। एग्जीक्यूटिंग कोर्ट बनके वो किसी और को ट्रांसफर कर सकता है दूसरे एग्जीक्यूटिंग कोर्ट को, मगर एप्लीकेशन आपकी वहीं लगेगी जिस कोर्ट ने डिक्री पास करी है। पॉइंट ये समझ लीजिए आप, ठीक है। आई थिंक आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूटिंग कोर्ट क्या क्या, उसके पास क्या जुरिस्डिक्शन है कि वो क्या क्या कर सकता है। सबसे पहले तो जजमेंट डेटर की प्रॉपर्टी को अटैच कर सकता है, ठीक है, प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है। एग्जीक्यूटिंग कोर्ट क्या क्या कर सकता है, अब आपके पास 50 लाख रुपए की डिक्री है, ठीक है, 50 लाख रुपए की जब आपके फेवर में डिक्री होल्डर के पास डिक्री है तो क्या क्या कर सकता है। तो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट सबसे पहले क्या कर सकता है बॉस, सबसे पहले तो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट कर सकता है कि जो जजमेंट डेटर है, जो केस हारा है, जिसे 50 लाख रुपए देने हैं, वो उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर ले, उसकी प्रॉपर्टी को सेल कर ले, ठीक है, उसके बैंक अकाउंट को क्या कर ले, अटैच कर लो, ठीक है। थर्ड, उसे अरेस्ट करवा लो, ठीक है। फोर्थ, उसके हाउस को अटैच कर लो, ठीक है, जो उसका हाउस है उसे अटैच कर लो। तो ये वाली सारी की सारी चीजें हैं, ये हम पार्ट 3 के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसके मैं 5-6 पार्ट बनाऊंगा जिससे आपके ऊपर भी बर्डन ना रहे, एक एक करके वीडियो से आपको समझ में आता रहे, ठीक है। ये वाली चीजें हैं, बहुत आराम से, बहुत सुकून से, आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।